इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर जेम्स अरांडा को दिखाते हुए, जो एक इंटरव्यू में उस भयानक हादसे के बारे में बात करते हैं जो 1 साल पहले सुपर मून की रात हुआ था। उस रात दुनिया भर में अरबों लोग चांदनी की चपेट में आते ही हिंसक म्यूटेशन का शिकार बन गए और भयानक जीवों में बदल गए। इंसानियत की नींव हिल गई थी, लेकिन असली डर इस बात का है कि ये घटना दोबारा होने वाली है। एक और सुपर मून अब आने ही वाला है। इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन डॉक्टर जवाब देने के बजाय केवल इतना कहते हैं कि उस दिन कोई भी चांदनी में बाहर मत निकले और हर किसी के पास सर्वाइवल प्लान होना चाहिए। वो ये भी जोड़ते हैं कि लगातार हल खोजने की कोशिश हो रही है और इंसान इस संकट से बाहर निकलेगा। इसके बाद हम मिलते हैं वेस्ली मार्शल से, एक पूर्व सैनिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। वो अपनी भाभी लूसी और भतीजी एमा के साथ है। लूसी ने अपने पति को पिछले सुपर मून में खो दिया था और इस वक्त उसकी याद में श्रद्धांजलि दे रही है। भाई के अचानक खो जाने के बाद वेस्ली अब किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं। उसने ठान लिया है कि भाभी और भतीजी की हर हाल में रक्षा करेगा। इसके लिए वो घर को किले में बदल रहा है, दरवाजों को बैरिकेड कर रहा है, बाहर कई तरह के जाल बिछा रहा है, बाड़ को बिजली से लैस कर चुका है और एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगा दिया है। दूसरी तरफ सारे पड़ोसी डरे हुए अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं ताकि उस भयानक रात का सामना कर सके। उसी दौरान लूसी की पड़ोसन रीगन दरवाजे पर दस्तक देती है और एमा के लिए कैंडी छोड़ जाती है। जाते जाते लूसी भी उसे कुछ जरूरी सामान थमा देती है और कहती है कि अपना ख्याल रखना। इसी बीच वेस्ली अपने लापरवाह पड़ोसी कोडी के पास जाता है और उसे समझाता है कि वो स्ट्रीट पर टारगेट प्रैक्टिस बंद करे, क्योंकि बच्चों की जान जोखिम में पड़ सकती है और अभी अभी उसने उसके ईंधन के ड्रम पर गोली भी चला दी है। मगर कोडी लापरवाही से कहता है कि वो तो बस उस नर्क जैसी रात के लिए तैयारी कर रहा है जब हर किसी को खुद का सहारा बनना होगा। वापस आकर वेस्ली लूसी को बताता है कि घर पूरी तरह सील कर दिया गया है और सर्वाइवल रूल्स याद दिलाता है। किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना, शांति बनाए रखना और ध्यान आकर्षित करने से बचना। वो लूसी से कहता है कि अगर कभी हालात बिगड़े तो खुद को या एमा को बचाने के लिए बिना झिझक किसी पर भी गोली चला दे, चाहे सामने कोई भी क्यों न हो। इसके बाद वेस्ली अपनी भतीजी से विदा लेता है और समझाता है कि वो उनके साथ नहीं रह पाएगा, लेकिन भरोसा दिलाता है कि घर के अंदर कुछ भी घुसकर उन्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। कमरे में अकेले वो रुकने को लेकर झिझकता है, लेकिन लूसी याद दिलाती है कि वैज्ञानिकों को उसकी जरूरत है। यही सोचकर वो जाने का फैसला करता है और लड़कियों को भीतर बंद करके निकल पड़ता है। सड़कों पर इस बीच अफरातफरी मची है। हर कोई सुरक्षित जगह पहुंचने की भागदौड़ में लगा है। दूसरी ओर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी इकट्ठा होते हैं। डॉक्टर जेम्स उस टीम का परिचय कराते हैं जो इस दानवी मुसीबत का इलाज खोजने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है, और उसी टीम का अहम हिस्सा वेस्ली भी है। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी टीम ने मॉन्सरेन नामक सीरम विकसित किया है जो मानव डीएनए के साथ मिलकर सुपर मून के प्रभाव को रोकने की क्षमता रखता है। वो ये भी कहते हैं कि आज की रात इस बीमारी की स्थायी दवा खोजने के लिए निर्णायक साबित होगी। अंत में सबको शुभकामनाएं देते हैं। उसी सुविधा केंद्र के अंदर वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी स्वयं सेवकों को टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में आगे लाते हैं। उन्हें सीरम देकर उस रात की चांदनी में परखा जाना है ताकि पता चल सके कि ये वास्तव में काम करता है या नहीं। उन्हीं में से एक है माइल्स, वैज्ञानिक एमी का पति। उसे मजबूत जंजीरों से जकड़कर एक विशाल पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। सूरज ढलते ही पूरी आबादी डर के साए में काउंटडाउन शुरू कर देती है। वेस्ली और उसकी टीम के बाकी सदस्य खास सूट पहनते हैं ताकि सुपर मून की रोशनी से होने वाले म्यूटेशन से बचे रहें और टेस्ट सब्जेक्ट्स के पास पहुंचते हैं। माइल्स के अलावा वहां एक महिला और 2 पुरुष भी मौजूद हैं। जैसे जैसे काउंटडाउन खत्म होता है, वैज्ञानिक पूरी तैयारी में जुट जाते हैं। तभी महिला घबरा जाती है, कहती है कि उसने अपना इरादा बदल लिया है और अब बाहर जाना चाहती है, लेकिन देर हो चुकी है। अचानक टेस्टिंग शेड की छत खुलती है और आकाश में पूरा चांद झलक उठता है। पल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है, मगर हैरानी की बात यह होती है कि किसी भी स्वयं सेवक का रूपांतरण नहीं होता। इससे लगता है कि सीरम सफल रहा है। वैज्ञानिकों के चेहरों पर राहत और उत्साह लौट आता है और वे अगले चरण की तैयारी करने लगते हैं। उधर लूसी की गली में एक काली परछाई तेजी से गुजरती है, जिससे कोडी और लूसी दोनों सतर्क हो जाते हैं। घरों की बत्तियां झपकने लगती है और माहौल और भी डरावना हो उठता है। लूसी मॉनिटर पर नजर डालती है, मगर सब सामान्य दिखाई देता है। वही रीगन अपने घर पर माँ को पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक उसकी सांसें तेज होने लगती है और घबराहट में वो पीछे मुड़ती है, जहाँ एक दैत्याकार परछाई हमला करने को तैयार खड़ी होती है। इस बीच टेस्टिंग विंग में डॉक्टर जेम्स स्वयं सेवकों के बीच आते हैं और वेस्ली उन्हें दिखाता है कि सीरम ने कैसे म्यूटेशन को रोका है। वेस्ली कहता है कि ये म्यूटेशन शायद किसी तरह की सुप्त रक्षा प्रतिक्रिया है जिसे सुपर मून सक्रिय कर देता है। जेम्स पूछते हैं कि ये सब अभी क्यों शुरू हुआ, लेकिन वेस्ली के पास उस सवाल का जवाब नहीं। लेकिन तभी अचानक माइल्स के शरीर में कुछ अजीब होने लगता है और उसका रूपांतरण शुरू हो जाता है।
डॉक्टर जेम्स तुरंत आदेश देते हैं कि उस पर सीरम छिड़का जाए, मगर माइल्स, जिसकी एक बाह पर पहले ही फर उग चुका होता है, मशीन को पकड़कर दूर फेंक देता है। देखते ही देखते माहौल अराजक हो जाता है और बाकी तीनों स्वयंसेवक भी बदलने लगते हैं। पूरी सुविधा का सिस्टम गड़बड़ा जाता है और एमी लगातार चिल्लाती है कि छत तुरंत बंद करो, लेकिन बिजली फेल होने से ऐसा करना संभव नहीं। जब चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और स्वयंसेवक दैत्याकार जीवों में बदल जाते हैं, वेस्ली समझ जाता है कि माइल्स पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है और अब उसका रूपांतरण रोकना नामुमकिन है। वो ट्रैंक्विलाइजर देने की कोशिश करता है, मगर बेअसर साबित होता है। माइल्स पूरी तरह से म्यूटेट होकर एक वैज्ञानिक पर हमला करता है और फिर भाग निकलता है। इस अराजकता के बीच वेस्ली घायल साथी को उठाकर सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक और वैज्ञानिक घबराहट में इधर उधर गोलियां चलाने लगता है। नतीजा ये होता है कि वो गलती से एक और पिंजरे में बंद दैत्य को आजाद कर देता है। पिंजरों से छूटे वेयरवुल्फ अंदर ही अंदर वैज्ञानिकों का सफाया कर देते हैं, यहाँ तक कि वही वैज्ञानिक भी मारा जाता है जो गोलियां चला रहा था। कुछ वैज्ञानिकों को सेना के जवान बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एमी भागते भागते वेस्ली और उसके घायल साथी से टकरा जाती है। तभी कॉरिडोर से एक भयंकर गर्जना सुनाई देती है और वे रास्ता बदलकर एक और कमरे में घुस जाते हैं। दरवाजा बंद करने में वे किसी तरह कामयाब होते हैं, जबकि दैत्य ठीक पीछे तक पहुंच चुका होता है। उधर लूसी कैमरों पर दैत्याकार हलचल देखकर सिहर उठती है। कोड़ी पहले से तैयार बैठा है और पेड़ पर दिखे एक जीव पर निशाना साधकर गोलियां चलाने लगता है। इस बीच वेस्ली का घायल साथी दम तोड़ देता है। एमी कहती है कि उन्हें यही रुकना चाहिए जब तक मदद न आ जाए, लेकिन वेस्ली साफ कह देता है कि मदद आने वाली नहीं और अगर वे रुके तो मर जाएंगे। एमी याद दिलाती है कि बाहर निकलने का मतलब चांदनी में आना है और तब वे भी राक्षस बन जाएंगे। वेस्ली जवाब देता है कि वे सीरम का इस्तेमाल करके इसे रोक सकते हैं। कोडी अब भी बाहर पर नजर गड़ाए बैठा होता है कि अचानक खिड़की तोड़कर एक भारी भरकम फ्रीजर उसके ऊपर आ गिरता है और वो दूर जा पटकता है। इससे बुरी बात ये होती है कि वो सीधे चांदनी में आ जाता है और उसका रूपांतरण शुरू हो जाता है। दूसरी ओर वेस्ली और एमी सावधानी से रास्ता बदलते हुए सुविधा केंद्र में आगे बढ़ते हैं। दैत्यों से बचते बचाते एक कमरे तक पहुंचते हैं और जितना संभव हो सके हथियार और सामान इकट्ठा कर लेते हैं। वेस्ली घड़ी सेट कर देता है ताकि सीरम का असर, जो लगभग 1 घंटे तक रहता है, बेकार न जाए, और साफ कहता है कि अगर उनमें से कोई बदल गया तो दूसरा अकेले आगे बढ़े। बाहर निकलते ही उनका सामना रूपांतरित माइल से हो जाता है। वेस्ली गोली चलाने ही वाला होता है कि एमी उसे रोकती है और गैस कंटेनर पर निशाना साधकर विस्फोट करती है, जिससे माइल्स अस्थायी रूप से सुन्न हो जाता है। दोनों किसी तरह भागकर एक कार में बैठते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। वेस्ली का अब एक ही लक्ष्य है, लूसी के घर पहुंचना। रास्ते में वो फोन मिलाकर हालचाल पूछता है। लूसी बताती है कि उसने कैमरों पर देखा कि एक वेयरवुल्फ कोडी के घर में घुस चुका है। तभी अचानक बाहर से कोई उसकी मदद के लिए पुकारता है। ये रीगन है जो चिल्ला रही है और अपने ऊपर एक तिरपाल डाले हुए है, इसलिए उसका रूपांतरण नहीं हुआ। लूसी दहशत में उसे बचाना चाहती है, मगर जानती है कि ये बेहद बड़ा जोखिम है। फोन पर वेस्ली घबराहट में चिल्लाता है कि किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना और नियमों को याद रखो। मगर लूसी अपने पड़ोस की बच्ची को इतनी असुरक्षित हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाती। वो कैमरे के साउंड सिस्टम से रीगन को कहती है कि शांत रहो, लेकिन देर हो चुकी होती है। एक दैत्याकार जीव अचानक उस पर झपट पड़ता है और उसे घसीट ले जाता है। इसी बीच वेस्ली और एमी की कार के सामने एक बस आ जाती है और टक्कर टलना नामुमकिन हो जाता है। कनेक्शन टूटने के बाद लूसी देखती है कि बाहर उसका दोस्त किस क्रूरता से वेयरवुल्फ के हाथों निगल लिया जाता है। बाहर खड़ा वह राक्षस भयानक गर्जना करता है, जिससे लूसी और एमा की रूह कांप उठती है। कार दुर्घटना में वेस्ली और एमी बुरी तरह फंस जाते हैं, लेकिन आग फैलने से पहले किसी तरह बाहर निकल जाते हैं। उधर वेयरवुल्फ बन चुका कोडी रीगन के शव को उठाकर लूसी के घर की इलेक्ट्रिक फेंस पर पटक देता है ताकि उसका सुरक्षा कवच टूट जाए। लूसी एमा को सुरक्षित जगह भेजती है और जब देखती है कि कोडी फेंस के पास मंडरा रहा है तो उसके चेहरे पर पेपर स्प्रे दाग देती है। राक्षस दर्द से चिल्ला उठता है। वेस्ली और एमी अब पैदल ही आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि राक्षसों का ध्यान न खिंचे, लेकिन रास्ते में उन्हें गाड़ियों के पास उत्पात मचाती वेयरवुल्फ की पूरी टोली मिल जाती है। कोई चारा न देखकर दोनों कारों के पीछे झुककर धीरे धीरे निकलने लगते हैं। तभी एक जीव उनकी गंध सूंघ लेता है। वेस्ली तुरंत एमी को खींचकर एक कार के नीचे ले जाता है, उम्मीद करता है कि इतने सारे महक में उनकी मौजूदगी दब जाएगी। वो जीव कार की खिड़कियां तोड़कर तलाश करता है और फिर पास आकर जमीन सूंघता है। पल भर के लिए लगता है कि उसने पहचान लिया है, लेकिन वो वहां से लौट जाता है। दूसरी ओर कोडी अपनी आंखों की जलन कम करने के लिए पानी उड़ेलता है और जैसे ही ठीक होता है एक भयंकर हुआकार छोड़ता है। लूसी और भी सहम जाती है। उधर वेस्ली और एमी समझते हैं कि खतरा टल गया है
और कार के नीचे से निकलते हैं। मगर तभी उनकी घड़ी बीप करने लगती है। 1 घंटा पूरा हो गया है और सीरम का असर अब खत्म होने वाला है। आवाज सुनते ही पास के सभी वेयरवुल्फ फिर से सक्रिय हो जाते हैं। दोनों जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन राक्षस उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते उन्हें एक सुपरमार्केट का गेट बंद होता दिखाई देता है और वे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। गेट के भीतर खड़ा एक लड़का उन्हें देख लेता है और जल्दी से अंदर खींच लेता है। अंदर पहुंचते ही अचानक नकाबपोश लोग उन पर हमला कर देते हैं। एमी को चाकू से काबू में कर लिया जाता है। वेस्ली और एमी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वे वैज्ञानिक हैं और इलाज ढूंढने पर काम कर रहे हैं, मगर उनमें से एक कहता है कि कोई इलाज नहीं है और पूछता है कि उन्हें राक्षसों के हवाले क्यों न कर दिया जाए। वेस्ली साफ कह देता है कि वो बस अपने परिवार तक पहुंचना चाहता है और इसके लिए उसे सुपरमार्केट के नीचे बने टनल्स का इस्तेमाल करना होगा। कुछ सोचने के बाद मुखौटाधारी उन्हें टनल के दरवाजे तक ले जाने को तैयार हो जाता है, मगर चेतावनी देता है कि आगे उन्हें खुद ही रास्ता तय करना होगा। उसी वक्त लूसी कैमरों पर देखती है कि बाहर की गली अब पूरी तरह दैत्यों से भर गई है और ये जीव अब यूं ही भटक नहीं रहे, बल्कि संगठित होकर कुछ बड़ा करने की तैयारी में दिख रहे हैं। वेस्ली और एमी धीरे धीरे टनल में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक भारी गेट बंद मिलता है तो वेस्ली उसे गोली से तोड़ने की तैयारी करता है, लेकिन इससे पहले ही पीछे से एक दैत्याकार जीव उन पर झपट पड़ता है। अब उनके पास केवल लड़ने का ही विकल्प बचता है। गोली चलाने से पहले ही राक्षस पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ता है। गेट तोड़कर उन्हें जमीन पर पटक देता है। टक्कर से एमी बेहोश हो जाती है। वेस्ली उठने की कोशिश करता है, लेकिन जीव उसे दोबारा दूर फेंक देता है। अगले ही पल जब दैत्य उस पर टूटता है, वेस्ली किसी तरह पास पड़ी लोहे की छड़ पकड़ लेता है और पूरे जोर से उसे भूंक देता है। राक्षस वही ढेर हो जाता है। थोड़ी देर बाद एमी होश में आती है और वेस्ली को सहारा देकर आगे बढ़ाती है। आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसे रास्ते तक पहुंचते हैं जो सीधे सड़क से जुड़ा है, लेकिन वहां रुक जाते हैं क्योंकि ऊपर सुपर मून की रोशनी फैल रही होती है। दोनों अपने ऊपर तिरपाल डालकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पास की एक दुकान में घुसते ही गलती से अलार्म बज जाता है, जिसे तुरंत बंद कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ये आवाज दैत्यों के लिए सीधे खाने का न्योता है। उनके पास एक और डोज सीरम है, लेकिन बहुत गर्म है, इसलिए उसे फ्रीजर में रखकर ठंडा करना पड़ता है। यही वजह है कि वे उस दुकान में घुसे थे। उधर लूसी के घर पर इलेक्ट्रिक फेंस अभी भी काम कर रहा है, जिससे थोड़ी सुरक्षा बनी हुई है। राक्षस पास मंडराते हैं, लेकिन पार नहीं कर पाते। तभी वे कैमरों को एक एक करके तोड़ना शुरू कर देते हैं और अब केवल 2 कैमरे बचते हैं। लूसी लगभग अंधी हो चुकी होती है। सीरम ठंडा होने का इंतजार करते हुए वेस्ली एमी से कबूल करता है कि वो हमेशा मिशनों पर दुनिया भर में व्यस्त रहा और परिवार बनाने का कभी समय ही नहीं मिला। लेकिन भाई की मौत के बाद उसे लगता है कि परिवार की जिम्मेदारी उसी की है। फिर भी डर है कि कहीं वह उन्हें सही तरीके से सुरक्षित नहीं रख पा रहा। एमी उसे ढांढस बंधाती है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और यही मायने रखता है। तभी सीरम सही तापमान पर पहुंच जाता है। एमी उसे ठंडा रखने का सामान ढूंढने निकलती है और वेस्ली को पास से कोई आवाज सुनाई देती है। वो देखने जाता है और देखता है कि एक युवती पीठ किए बैठी है, मानो कुछ खा रही हो। वेस्ली आवाज देकर पूछता है कि वो अंदर कैसे आई। लड़की मुड़ती है तो पता चलता है कि वो आधी बदल चुकी है और एक बिल्ली का मांस खा रही है। वेस्ली उसे गोली मारना नहीं चाहता और चेतावनी देता है कि पास मत आओ, लेकिन वो सुनती नहीं और हमला कर देती है। तभी एमी पहुंचकर टेजर से झटका देती है और युवती बेहोश होकर गिर जाती है। इस बीच लूसी के घर पर हालात और बिगड़ते हैं। अब वेयरवुल्फ कोडी के आदेश पर झुंड की शक्ल में इलेक्ट्रिक फेंस पर हमला शुरू करते हैं। बार बार टकराने से घर की लाइटें झिलमिलाने लगती है। लूसी अपनी शॉटगन तैयार रखती है। कैमरों से जो कुछ बचा है उससे वो देखती है कि एक राक्षस बिजली के खंभे को गिराकर फेंस पर पटकनी देता है। पूरे घर में ब्लैकआउट हो जाता है। अब लूसी की संपत्ति तक पहुंचने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। केवल बैरिकेडेड दरवाजे और खिड़कियां ही आखिरी सहारा बचती है। कुछ दैत्य जालों में फंस जाते हैं, मगर बाकी दरवाजों और खिड़कियों को पीटते हुए अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। लूसी और एमा इमरजेंसी लाइट्स जलाकर घर के हॉल में मोर्चा संभाल लेती है और आने वाले हमले का इंतजार करती है। लूसी को अचानक छत पर हलचल सुनाई देती है। जैसे ही वो नजर डालती है, उसे एहसास होता है कि वहां मौजूद एक दरिंदा वेस्ली द्वारा लगाए गए जाल में फंस चुका है। इससे उन्हें थोड़ी और मोहलत मिल जाती है। उधर सीरम की एक और खुराक लेने के बाद वेस्ली और एमी सड़कों पर सावधानी से बढ़ते हुए लूसी के घर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं, भारी हथियारों से लैस, अच्छे से तैयार और सुपरमून की तेज रोशनी से सुरक्षित। ये लोग दरिंदों के एक झुंड से भिड़ रहे हैं। वेस्ली इसे मौके के तौर पर देखता है कि इसी भिड़ंत के बीच वो अपनी भाभी और भतीजी तक जल्दी पहुंच सकता है। हथियारबंद लोग अस्थायी तौर पर झुंड को पीछे धकेल देते हैं। जैसे ही वेस्ली और एमी सामने आकर उन्हें गोली न चलाने के लिए कहते हैं,
साथ ही जोर देकर बताते हैं कि वे सीरम की वजह से सुपरमून की रोशनी से महफूज हैं। फिर भी कोई उन पर भरोसा नहीं करता। तभी अचानक एक वेयरवुल्फ हमला कर देता है और गोलीबारी का नया दौर शुरू हो जाता है। अब वेस्ली और एमी को भी गोलियों और दरिंदों से बचने के लिए पनाह ढूंढनी पड़ती है। हालात बिगड़ते जाते हैं और धीरे धीरे पूरा इलाका और दरिंदों से घिर जाता है। हथियारबंद लोग मारे जाते हैं। एमी को एहसास होता है कि वे पूरी तरह फंस चुके हैं। ऐसे में वो एक खतरनाक विचार रखती है, खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करने का। उसका मानना है कि उसकी थ्योरी को टेस्ट करने का यही सही वक्त है। वेस्ली के विरोध करने पर वो उसे समझाती है कि उसे लूसी तक जरूर पहुंचना है और उसे बचाने के लिए यही रास्ता है। वेस्ली भारी मन से कहता है कि वो जिंदा लौट आए। एमी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और दरिंदों का ध्यान खींचती है। एक विशालकाय वेयरवुल्फ उसकी ओर कदम बढ़ाता है। पहले वो उसे सूंघता है लेकिन तुरंत हमला नहीं करता। अचानक हल्की सी काट लेता है। एमी हिम्मत करके उस पर दहाड़ मारती है, मानो अपनी ताकत साबित कर रही हो। दरिंदा भी उसी पल उसके चेहरे पर दहाड़ कर जवाब देता है। तभी वेस्ली एक कार के ऊपर से एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन दाग देता है। गोलियों की बौछार से दरिंदे भागने लगते हैं और इधर उधर पनाह ढूंढते हैं। जैसे ही रास्ता साफ होता है, वेस्ली एमी को पुकारता है कि वो भागकर कार में बैठ जाए। लेकिन इससे पहले कि वो कार तक पहुंच सके, एक विशाल पंजा उसे दबोच लेता है और ऊपर की ओर घसीट ले जाता है। वेस्ली उसे देखने की कोशिश करता है। एमी और वो दरिंदा दोनों उसकी नजर से ओझल हो चुके हैं। मजबूर वेस्ली के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। उसे लूसी तक पहुंचना ही है, इसलिए वो तेजी से कार आगे बढ़ा देता है। इस बीच लूसी छत की ओर गोलीबारी कर रही है। कुछ दरिंदे मरते हैं मगर वे लगातार अंदर घुस रहे हैं। गोलियां लगभग खत्म हो चुकी हैं और अब उसके पास बस चाकू और पेपर स्प्रे बचा है। बैरिकेड्स भी कमजोर पड़ रहे हैं। आखिरकार दरिंदे एक एक करके घर में घुसने लगते हैं। लूसी अपनी बेटी एम्मा को लेकर छिपने की कोशिश करती है। तभी बाहर से गाड़ी का हॉर्न गूंजता है। वेस्ली लौट आया है और दरिंदों का ध्यान खींच रहा है। सभी दरिंदे सड़क पर इकट्ठा हो जाते हैं और वेस्ली उन्हें कुचलने के लिए गाड़ी सीधी उन पर चढ़ा देता है। मगर आखिरी पल में कोडी, जो अब पूरी तरह दैत्य बन चुका है, गाड़ी के बोनट पर कूद पड़ता है और वेस्ली की गाड़ी एक घर से टकरा जाती है। लूसी और एम्मा को लगता है कि वे खतरे से बाहर निकल आई है, मगर तभी एक और दरिंदा दीवार तोड़कर उन पर झपटता है। दोनों भागकर दूसरे कमरे में जाते हैं। लूसी एम्मा को जल्दी से अलमारी के अंदर छिपा देती है। दरवाजे के पीछे खड़ी लूसी अपनी सांसें रोककर इंतजार करती है। जैसे ही दरिंदा भीतर घुसता है, उसकी नजर सीधे एम्मा पर जाती है। लड़की झट से उस पर स्प्रे कर देती है, लेकिन गुस्से से तिल मिलाया हुआ दरिंदा चीखता है। लूसी पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, मगर दरिंदा उसे जोर से पटक देता है। माँ को घायल देखकर एम्मा की आंखों में डर और आंसू एक साथ भर आते हैं, लेकिन उसी डर से साहस भी जन्म लेता है। कांपते हाथों से वो चाकू उठाती है और पूरे जोर से दरिंदे पर वार करती है, लेकिन उस लोमहर्षक प्राणी पर उसका वार बेअसर साबित होता है। दरिंदा उसकी तरफ गुस्से से पलटता है, जैसे अभी उसे चीरफाड़ देगा। ठीक उसी घड़ी लूसी अपने शरीर की बची खुची ताकत जुटाकर पास रखी भारी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ती है और चीखते हुए पूरी शक्ति के साथ उस दानव पर प्रहार करती है। कुल्हाड़ी का वार गूंजता है और कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। उसी दौरान बाहर से वेस्ली की चिंतित और गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजे के भीतर दाखिल होता है और अपने परिवार को जिंदा देखकर उसकी आंखों से राहत छलक पड़ती है। वो दोनों की हालत तुरंत देखता है और आश्वस्त होकर उन्हें अगले हमले के लिए तैयार करता है, क्योंकि बाहर अब भी असली खतरा बाकी है। गाड़ी और दीवार के बीच दबा कोडी धीरे धीरे अपनी पूरी दानवी ताकत लगाकर निकलने की कोशिश कर रहा है। वेस्ली जानता है कि अब उनके पास गोलियां नहीं बची और न ही कोई आसान रास्ता। वो अपने भीतर की आखिरी उम्मीद को थामकर एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एम्मा के पास झुककर उसे सीने से लगाता है और कहता है, हमेशा मजबूत रहना, कभी डरना मत, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। फिर वो लूसी को अपनी घड़ी थमाता है, जिसमें सिर्फ 15 मिनट बाकी है, भोर होने तक का समय। दोनों को अंतिम विदाई देता है और दृढ़ कदमों से बाहर निकल पड़ता है। जैसे ही वेस्ली बाहर आता है, सीरम का असर पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। उसकी हड्डियां टूटती और मांस फटता हुआ बदलने लगता है। उसकी पीठ पर बाल उग आते हैं और चेहरा दरिंदे का रूप ले लेता है। अब वो भी एक भयानक वेयरवुल्फ बन चुका है। सामने कोडी पहले से ही आजाद होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। दोनों दानव एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। धरती हिलने लगती है, दहाड़े गूंजती है और घर की दीवारें कांप उठती है। लड़ाई इतनी भयानक होती है कि हर वार के साथ जमीन लाल हो रही थी। कुछ ही देर में वेस्ली अपनी पूरी ताकत लगाकर कोडी को पछाड़ देता है और उसे जमीन पर गिराकर परास्त कर देता है। लेकिन जीत के बावजूद नया डर सामने है। अब वेस्ली खुद भी इंसान नहीं रहा, बल्कि उन्हीं दरिंदों जैसा बन चुका है। लूसी की रगों में डर दौड़ने लगता है। वो एम्मा को तुरंत एक सुरक्षित जगह पर छिपा देती है और खुद आखिरी उम्मीद की तलाश में घर का कोना कोना खंगालती है।
तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी एक आखिरी शॉटगन शेल पर जाती है। वो झट से हथियार लोड करती है और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। भारी कदमों की गूंज घर में भर जाती है। वेयरवुल्फ वेस्ली दरवाजे के पास पहुंचता है। लूसी की सांसें तेज हो जाती है। वो दरवाजे पर टंगी एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर उठाकर रोते हुए कहती है, वेस्ली, अगर कहीं तुम अब भी अंदर हो तो हमें चोट मत पहुंचाना। दरिंदा दरवाजा तोड़कर भीतर आता है। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही है, लेकिन हमला करने की बजाय वो कुछ पल ठिठकता है, मानो तस्वीर और लूसी की आवाज उसकी आत्मा तक पहुंच रही हो। तभी अचानक वो जोरदार दहाड़ मारता है, जिससे लूसी पीछे गिर जाती है। वो तुरंत शॉटगन उठाती है और ट्रिगर दबाने ही वाली होती है कि उसकी घड़ी बीप करने लगती है। सुबह हो चुकी है। लूसी अंतिम कोशिश के तौर पर खिड़की पर गोली दाग देती है। कांच टूटता है और कमरे में तेज सुनहरी धूप भर जाती है। सूरज की किरणें सीधा वेस्ली के चेहरे पर पड़ती है। उसके शरीर से बाल जलने लगते हैं, हड्डियां वापस जुड़ने लगती है और कुछ ही पलों में उसका दानवी रूप पिघलकर गायब हो जाता है। अब वेस्ली अपने असली इंसानी रूप में लौट आता है, थका हुआ पर जीवित। उसकी आंखों में आंसू है। सामने लूसी और एम्मा को सुरक्षित देखकर वो मुस्कुराता है। परिवार फिर से एक हो जाता है। एक लंबी रात का भयावह सफर सूरज की रोशनी के साथ खत्म होता है और यही इस रोमांचक कहानी का समापन होता है। और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए।